वेलकम टू जीएस करंट लॉ। आज हमारा टॉपिक है नेट का यूनिट 2 कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इसके प्रीफेसेस के बारे में, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये सभी टॉपिक्स हम आज के इस चैप्टर में, इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जो कि यूनिट 2 है नेट का, यूजीसी नेट 2। हम इसको फटाफट रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा एग्ज़ाम ऑलमोस्ट आ ही गया है। जिन जिनका एग्ज़ाम है उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। प्रीएम्बल की बात करें हम, प्रीएम्बल की बात करने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से फंडामेंटल लॉ है कंट्री के लिए। क्या है? फंडामेंटल लॉ, जो कि रिफ्लेक्ट करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को। गवर्नमेंट, जो हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके बेस पर ये एक तरह से एक फ्रेमवर्क हमको डाउन करके देता है, राइट डाउन करके देता है, हमें फंक्शंस राइट डाउन करके देता है अलग अलग गवर्नमेंट के जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसके ऊपर। एक तरह से ये इंटरेक्शन है, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में इंटरेक्शन का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये एक लिविंग ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, या कहें कि ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये एक तरह से ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि जिससे गवर्नमेंट वर्क करती है ना। सुप्रीम है, फाइनल लॉ ऑफ इंडिया है। इसमें वेरियस हमें अमेंडमेंट देखने को मिलते हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए जो कि ज़रूरी हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि 7th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट। ये सभी जो अमेंडमेंट्स हुए वो बहुत एक तरह से सब्सटेंशियल चेंजेस इसने कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आए। ये 42nd अमेंडमेंट को तो हम एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से ही जानते हैं। और भी बहुत सारे चेंजेस हमें इन लगातार हो रहे अमेंडमेंट से हमें देखने को मिलते हैं। करंट में हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन 25 पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, 12 इसमें शेड्यूल हैं और अप्रॉक्सीमेटली 470 इसमें आपको आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। ये हमने ओवरऑल मोटा माटी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी। अब हम आते हैं प्रीएम्बल के ऊपर, है ना। प्रीएम्बल क्या है, क्या कहता है प्रीएम्बल, कैसे प्रीएम्बल के ऊपर भी बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिले, जैसे केशवानंद भारती एक बहुत चर्चित उसके ऊपर केस रहा है। तो आइए शुरू करते हैं प्रीएम्बल से। प्रीएम्बल ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक सेट आउट फिलॉसफी दी है ना। एक पॉलिटिकल सिस्टम को रीसेट किया है कहीं ना कहीं, है ना। इसने क्लियर किया है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऑब्जेक्टिव है। क्या? प्रीएम्बल, है ना। इसको हम प्रीफेस कह सकते हैं, इसका इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। क्या कह सकते हैं? प्रीफेस और इंट्रोडक्शन। जैसे कि हम देखते हैं कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसने वर्ल्ड में सबसे पहले प्रीएम्बल की शुरुआत करी, यानी कि वहाँ से हमें सबसे पहले प्रीएम्बल देखने को मिलता है। देन उसके बाद उसको अदर कंट्रीज़ ने फॉलो किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल की बात करें तो ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देखने को मिलता है। एक तरह से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ये। इसको ड्राफ्ट किया और इसको मूव किया कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जब ये संविधान सभाएं चल रही थी, तो उस वक्त 13 दिसंबर 1946, 13th ऑफ दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा पास करवाया गया। अब हम बात करते हैं इसके कुछ कंपोनेंट्स जो कि प्रीएम्बल के हैं, कि जैसे कि इसके सोर्सेज, अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। प्रीएम्बल एक तरह से ड्राइव्स होता है अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। इसकी अथॉरिटी कौन है? अथॉरिटी है इसकी हम सभी भारत के लोग, पीपल ऑफ इंडिया।
इसकी डेट ऑफ एडॉप्शन की बात करें तो 26 नवंबर 1949 है। इसका नेचर की बात करें तो सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक इसका नेचर है। और इसका ऑब्जेक्टिव बात करें तो ये स्पेसिफाई करता है जस्टिस को, लिबर्टी को, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को एज किस तरह से कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे कि ये ऑब्जेक्टिव ही हो। क्या? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सभी एक तरह से ऑब्जेक्टिव को दिखाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। अब हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है प्रीएम्बल का। तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करते रहते हैं, अभी इसको ऑब्जर्व जो किया कि प्रीएम्बल एक तरह से की है, की टू अनरेवल द माइंड्स ऑफ मेकर्स। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार अमेंड हुआ है कोई बता सकता है? तो मैं बता देती हूँ आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अभी तक अमेंड हुआ है, जो कि अमेंडमेंट है 42वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1976 में, है ना। 76 लास्ट में जैसे 6 आ रहा है, 42 में 4 और 2 6, 6 और 6, इस तरह से ये एक ट्रिक है याद रखने की। विच एडेड 3 न्यू वर्ड्स, इसके द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए, जो कि हैं सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए। जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, प्रीएम्बल उसी तरीके से जो नॉन जस्टिसेबल नेचर का है, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। प्रीएम्बल भी लगभग डीपीएसपीस की तरह ही हमें बात करता है या उसी डायरेक्शन में लेकर जाता है जिस तरह से डीपीएसपीस लेकर जाते हैं। ये एक तरह प्रीएम्बल जो है वो किसी तरह की कोई डेफिनेट या कोई रियल पावर प्रोवाइड नहीं करता, है ना। इन जो भी हमारे लेजिस्लेचर हैं, एग्जीक्यूटिव हैं या जुडिशरी है ना, ना ही इनको कोई किसी तरह से इनको लिमिट करता, है ना, कोई कि उसमें कोई लिमिट भी नहीं लगा था उनकी पावर में, है ना। और प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट करता है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन प्रोविजंस हैं उनको, है ना। जैसे हमने बताया सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इंटीग्रिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ों को प्रीएम्बल बताता है। अगर आप बोलें तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में प्रीएम्बल नहीं, चलो इसको रहने देते हैं। इसके हम शॉर्ट में जो नाम है, जो टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं कि जैसे कि सोवरेनिटी की बात करता है। सोवरेन मतलब क्या होता है? सोवरेन मीन्स नॉट डिपेंडेंट, है ना, कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ऑन और डोमिनियन ऑफ एनी कंट्री, है ना। हमारी जो कंट्री है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, सोवरेन है, किसी तरह की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इसकी फ्री गवर्नमेंट है, डायरेक्ट इलेक्ट होती है, लोगों द्वारा इलेक्ट होती है, रूल्स बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट होती है, लोग उसको चुनते हैं, है ना। तो पॉपुलर सोवरेनिटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो सोवरेन वर्ड है या सोवरेनिटी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। उसके बाद आता है सोशलिस्ट ऐड हुआ 42nd अमेंडमेंट 1976 में ही, जैसे कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। सो बिफोर दैट, इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन हैड सोशलिस्ट एलिमेंट, उसमें भी सोशलिस्ट एलिमेंट थे इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि अभी हमने बात किया था किस फॉर्म में, डीपीएसपीस के फॉर्म में। सोशलिज्म का मीन होता है ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेस बाय गवर्नमेंट, है ना। सोशलिज्म का मतलब होता है कि जो ओनरशिप है प्रोडक्टिव फोर्सेस की गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अगला आ जाते हैं सेकुलर वर्ड जो है ये ऐड किया गया अगेन 42nd अमेंडमेंट द्वारा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको फॉलो करता है पॉजिटिव कंसेप्ट को, इसके सेकुलरिज्म के पॉजिटिव कंसेप्ट को। सेकुलर तो है बट इसकी पॉजिटिव जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करता है। स्टेट इटसेल्फ हैज़ नो रिलीजन, है ना, स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है, बट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स इन इक्वल सेंस। बट क्या करता है हमारा संविधान, सभी धर्मों की समान तरह से रिस्पेक्ट करता है।
आगे आ जाते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ये बेसिकली दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट चुनी जाती है उसे वोट देकर चुना जाता है, और अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसे डायरेक्ट हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी चुनते हैं। अगला आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट दो तरह की होती है, जैसे कि रिपब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जैसे कि ब्रिटेन की तरह नहीं, इंडिया क्या है, रिपब्लिक है। ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन में मोनार्की है। रिपब्लिक मीन्स कि यहाँ पर कोई हेरिडिटरी रूल नहीं है, कोई हेरिडिटरी रूल लागू नहीं होगा, कोई मोनार्की लागू नहीं होगी। इंडिया में उसकी अथॉरिटीज़ जो हैं वो स्टेट की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्ट होंगी, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। अगला वर्ड है जस्टिस। जस्टिस मीन्स कि हर तरह का जस्टिस, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल, ये तीन तरह के जस्टिस होते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि ये तीनों तरह की जस्टिस लोगों को मिलते रहें। पॉलिटिकली जस्टिस, जैसे कि पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, ये गारंटी देता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, है ना, कि हर कोई वोट कर सकता है, सभी को इक्वल राइट है बिना किसी भेदभाव के वोट करने का। दूसरा है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है कि किसी भी तरह का, किसी भी ग्राउंड पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब ग्राउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं, कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये सभी ग्राउंड्स हो सकते हैं। सो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 15, 17 और 18 ये स्पेसिफिकली इंश्योर करते हैं कि सोशल इनजस्टिस ना हो किसी के भी साथ। तीसरा है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस की इकोनॉमिकली ग्राउंड पे किसी भी तरह का कोई इनजस्टिस ना हो। सो ये तीन तरह के जस्टिस होते हैं। फिर आते हैं हम लिबर्टी पर। लिबर्टी मीन्स क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है लिबर्टी ऑफ थॉट, है ना, कि आप किसी भी तरह की अपने सोच विचार रख सकते हो, एक्सप्रेशन, आप अपने उन विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हो। बिलीव, आप किसी भी तरह का बिलीव सिस्टम अपने अंदर रख सकते हो। फेथ एंड वर्शिप, आप किसी भी ईश्वर पर फेथ रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। इन सब चीज़ों की आपको लिबर्टी देता है। लिबर्टी मीन्स आज़ादी देता है आपको संविधान, है ना। और जैसे कि आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो आप फ्री हैं मेंटली, स्पिरिचुअली, अपने डेवलपमेंट को लेके, अपने इंडिविजुअल डेवलपमेंट को लेकर आप फ्री हैं, आपको लिबर्टी है। फिर आते हैं हम इक्वालिटी के ऊपर। इक्वालिटी प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्सेप्ट को हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है ना। ये इंश्योर करता है कि सभी तरह के स्टेटस और अपॉर्चुनिटी में हमें इक्वालिटी मिले। फिर आते हैं फ्रेटर्निटी के ऊपर। फ्रेटर्निटी एक तरह का एक सेंस है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, है ना। यही प्रिवेल होना चाहिए, हमारे संविधान की यही भावना है ना, कि चाहे कोई भी कितने भी सेक्शन हों, हमारे लोगों के कितनी भी जातियों में बटे हों, कैसे भी हम डिफरेंट हों, बट स्टिल फ्रेटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए। सो प्रियम्बल कितना कुछ बताता है हमें, है ना। अब हम आते हैं अगले पार्ट पे कि प्रियम्बल में जो अमेंडमेंट हुए और उसको किस तरह से ड्राफ्टिंग के बाद से उसको प्रियम्बल का पार्ट पहले माना गया, फिर नहीं माना गया, और फिर माना गया, और कैसे माना गया, किस हद तक माना गया, क्या इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, क्या अमेंडमेंट नहीं हो सकता, अमेंडमेंट हो सकता है तो किस स्टेज पर हो सकता है, ये सभी बातें अब हम आगे पढ़ते हैं। तो पहला केस की बात करते हैं हम, बेरूबारी, है ना। बेरूबारी यूनियन केस जो कि 1960 में हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल एक तरह से जनरल पर्पस शो करता है, नॉर्मल है ना। इसके प्रोविजंस के पीछे बहुत कुछ खास उन्हें नहीं लगा इस केस में, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन दस अ की टू द माइंड्स ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन held that preamble is not a part of the constitution। बेरूबारी केस में
1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर आता है अगला केस केशवानंद भारती 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने वाले जो बेरूबारी यूनियन केस में जो अपना डिसीजन दिया था उसको रिजेक्ट करते हुए अपना अगला ओपिनियन दिया और अपने आप को एक्सप्रेस किया कि बेरूबारी केस में जो बोला गया था वो सही नहीं है और प्रीएम्बल ऑफ इंडिया अब एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। द प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये लगभग हर चीज़ को इंटरप्रेट करता है ना। एक तरह से लाइट है, एक तरह से एक ग्राउंड है, एक तरह से नॉवल विजन को एक्सप्रेस करता है प्रीएम्बल। सो ये सारी चीज़ें हमें केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकाल कर दी गई। इसी केस में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि हमारे प्रीएम्बल का और कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स कि जिस पर फाउंडेशन खड़ी हुई है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर अगर हिल जाएगा तो उसका सेंस नहीं बचेगा। उसका जो बेसिक सेंस है, जो उसका मेन मोटिव है, मेन ऑब्जेक्ट है प्रीएम्बल का या कॉन्स्टिट्यूशन का, वो नहीं बचेगा। सो अमेंडमेंट किया जा सकता है बट बेसिक स्ट्रक्चर के लेवल तक, उसको ब्रीच नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर भंग नहीं होना चाहिए। सो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, बट अभी हमें इसे जानने की उतनी आवश्यकता नहीं है। आगे हम देखते हैं इसी के साथ एक LIC ऑफ इंडिया का केस आया 1995 में। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि प्रीएम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अदर पार्ट हैं, उसी तरह से प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है ना। जैसे हम देखते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के पार्टीशन हैं, पार्ट्स हैं, उसी तरह से इसको भी एक इंटीग्रल पार्ट बोला। किस केस में? LIC ऑफ इंडिया 1995 के केस में। The reason for inserting the preamble at the end was to ensure that it was in conformity with the Constitution as adopted by the Constituent Assembly. Amendment जो preamble में हुए, अब हम उसकी बात करते हैं। केशवानंद भारती केस 1973 में एक इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने पुराने बेरूबारी केस के जो केस में दिए गए जो अपनी व्यूज़ थे उसको ओवर रूल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है आर्टिकल 368 के तहत, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट नो अमेंडमेंट इज़ डन टू द बेसिक स्ट्रक्चर। मीन्स जैसे कि अभी हमने कहा कि अमेंड किया जा सकता है बट इसके बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, है ना। इसीलिए 1976 में अभी तक इसमें एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है और अभी तक इसके बाद इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। इसके बाद एक केस था SR बोम्मई केस 1993 में। इसमें बीजेपी गवर्नमेंट मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल, इन 3 गवर्नमेंट्स का जो डिसमिसल हुआ था वो था जस्टिस रामास्वामी ने के द्वारा। उन्होंने कहा कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सम ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, सोशल जस्टिस एंड जुडिशियल रिव्यू। ये सभी इसमें आ